Good morning, student. Welcome to ASR NCERT Decoder. So, as per your demand, I'm going to record this page one by one. So, the chapter again we are going to start, that is chapter number 13. Okay. So, here it's given, that is the interaction among organism between the organism and its physical abiotic environment is ecology. Actually it's based on four different level: organism मिलके बनेंगे पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन मिलके बनेंगे कम्युनिटी, और कम्युनिटी से बनता है बायोम। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इकोलॉजी है उसके चार इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं: ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारा जो रोटेशन है प्लैनेट का अराउंड द सन के किनारे हमारा प्लैनेट मूव करता है गोल गोल, और उसकी जो टिल्टेड है, टिल्टेशंस है, जो हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा सा झुका हुआ है, वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें एनुअल वेरिएशन फेस कराता है ना। सो एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर। हमारे यहाँ गर्मी कैसी होगी, बरसात कैसा होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी धरती थोड़ी सी सूरज की तरफ झुकी हुई है। रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स, अलग अलग सीजन्स भी आते हैं। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन, ये वेरिएशन एनुअल वेरिएशन के साथ जो है इन प्रेसिपिटेटिंग, ठीक है, इन प्रेसिपिटेटिंग में ये क्या है, आपका कहने का मतलब है कि आपका जो बरसात है या फिर आपकी जो सर्दी है, गर्मी है, वो किस बेसिस पे है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी धरती जो है वो थोड़ी सी सूरज की तरफ झुकी हुई है ना। तो हमारे जो कुछ मेजर बायोम्स हैं वो डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टूंड्रा है। आप देख सकते हैं आपका जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो ट्री की तरह काफ़ी आगे निकला हुआ है। तो आप अगर डायग्राम क्वेश्चन में पूछता है तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका ये फॉरेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश, प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट इज योर डेजर्ट। आपको दिख रहा होगा कि आपका जो डेजर्ट है गर्मी ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, योर ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में बारिश भी कम, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा। नेक्स्ट वन इज व्हाट, योर टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट जो है उसमें गर्मी थोड़ी कम, बरसात थोड़ा ज़्यादा। कोनीफेरस बिकॉज इट्स लुक लाइक कोन, तो इसलिए हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कोनीफेरस फॉरेस्ट। एंड आर्कटिक तो आपको पता ही होगा, सर्दी बहुत होती है, तो ये ऑब्वियसली इनका जो टेम्परेचर होगा वो माइनस टेम्परेचर के आसपास में होगा, है ना। तो ये जो ग्राफ है वो ये बता रहा है कि आपकी जो अर्थ पे किस तरह से प्रेसिपिटेशन है और कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर और कितनी बारिश है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट। Here some more important thing is given, but that it's not that much important, that's why I'm leaving it all. So यहाँ दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट भी है, हार्श लाइफ है हमारे डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, या फिर आप बोलो कि जो आपका रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन टॉप्स हो गए, थर्मल स्प्रिंग्स हो गए, लेकिन हर जगह पे कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएगा। सो यहाँ हम लोग देखने जा रहे हैं कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू मच वेरिएशन। और कौन से की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वेरिएशन है। फिजिकल कंडीशन एंड केमिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वाटर पे, लाइट पे एंड सॉयल पे, है ना। तो हम लोग देखेंगे ये किस तरह से एक एक चीज़ असर करती है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पढ़ना है वो क्या है, नीच किसे कहते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन इनवेरिएबली, इनका एकदम से फर्क नहीं आएगा, फिक्स होगा, डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टोलरेट, एक फिक्स टेम्परेचर जो वो टोलरेट कर पाते हैं। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स इट यूटिलाइजेस एंड डिस्टिंक्ट फंक्शन, रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम, ऑल दिस टुगेदर कॉम्प्राइज इट्स नीच। कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जहाँ रह रहा है, जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो फुलफिल कर सकता, अपना टोलरेट कर सकता है टेम्परेचर को, जिस तरह के इन्वायरमेंट में और जिस तरह के रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नीच बोलेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मेजर एबायोटिक फैक्टर। हमने देखा चार डिफरेंट फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉयल। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक एक चीज़ें असर करती हैं, है ना।
So the very first thing is temperature. Temperature is most important ecologically relevant environmental factor जो डिक्रीज करता है इक्वेटर से पोल की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, आप इक्वेटर पे हो तो बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा होगी। आप पोल के तरफ जाओगे, सूरज से दूर जाओगे तो वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर घटता है। थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स आर वेर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सी। ऐसा भी टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी है कहीं कहीं पे, जैसे डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में वहाँ पे 100 डिग्री सी से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अब बात है, इतनी गर्मी में कौन सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैं जो वहाँ रहते हैं। आर्कीबैक्टीरिया, यू मस्ट रिमेंबर इट ऑल। नहीं तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? आर्कीबैक्टीरिया इतनी गर्म जगह पे भी सर्वाइव कर सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ओके, now have a look here। तो in temperate country like Canada and Germany, स्नो लिपर्ड जो है वो केरला में नहीं पाया जाएगा। जो आपका मैंगो ट्री है वो आपके केरला एंड कनाडा एंड जर्मनी में नहीं पाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो सर्दी वाली जगह में पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म वो वहीं पाए जाएंगे, गर्मी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म गर्मी के जगह में ही पाए जाएंगे, है ना। सो हेयर इट्स गिवन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं। इनको बोला जाता है यूरीथर्मल। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत कम गर्मी ही बर्दाश्त कर पाएंगे, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा बहुत वेरिएशन हुआ उनके टेम्परेचर में या 2-4 डिग्री ऊपर नीचे उनका टेम्परेचर गया इन्वायरमेंट का, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेनोथर्मल। तो इस पूरे टॉपिक में ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट काफ़ी थी, सो हमने बता दिया। देखिए जितना भी अंडरलाइन पोर्शन है आप उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपके मेडिकल एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, मेडिकल एग्जाम में एनसीईआरटी की लाइंस ही पूछी जाती है। एंड इवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एनसीईआरटी इज कनेक्टेड विद ऑल दी एडिशनल बुक्स। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। तो नेक्स्ट इज योर वाटर। वाटर क्या है? वाटर हमारा अनदर रिसोर्स है जो हम सबसे ज़्यादा हमें हेल्प कब मिलता है वाटर से? जब हमें ड्रिंक करनी होती है, पानी पीना है ना। तो पानी पीने में वो वाटर हमारी बॉडी में आए। वाटर और क्या करेंगे? ब्लड में है हमारे वाटर, साइटोप्लाज्म में है हमारे वाटर। कहने का मतलब ये है कि लाइफ जो है वो बिना पानी का सोचा ही नहीं जा सकता था, ठीक है। सो प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एनिमल हैं जो वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण पता चलता है कि वाटर कहाँ है, वहाँ पे वो एनिमल पाए जाएंगे। कुछ कुछ प्लांट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं कि वो वाटर के आसपास ही पाए जाएंगे, जैसे आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। तो ये तो आपको 11th में पढ़ना था, तो आपने पढ़ा ही होगा इन सब चीज़ों को, है ना। तो आगे देखते हैं। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे हैं, ठीक है, जो किस चीज़ पे बेस्ड हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कि कौन सा एक्वेटिक एनिमल कहाँ पाया जाएगा। ये हम कैसे जानेंगे? उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन से, उनके पीएच से। वहाँ के पानी का पीएच क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उस बेसिस पे पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। नहीं सिर्फ केमिकल पीएच और सिर्फ केमिकल कॉम्पोजिशन और पीएच ही नहीं, साल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए। साल्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना? 5 से कम इनलैंड वाटर के लिए और 30 से 35 सी वाटर के लिए। और जो हाइपर सेलाइन है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा नमकीन पानी, 100 से कम ही होना चाहिए, ठीक है। Some organism can tolerate a wide range of salinity यूरीहलाइन, सेम थिंग लाइक अ यूरीथर्मल। जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर पाते थे यूरीथर्मल कहलाते थे, जो बहुत ज़्यादा नमक बर्दाश्त कर पाएंगे यूरीहलाइन कहलाएंगे। जबकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है नैरो रेंज ऑफ साल्ट के लिए, वो क्या कहलाएंगे? स्टेनोहेलाइन। जैसे कम टेम्परेचर में रहने वाले स्टेनोथर्मल, वैसे कम साल्ट में रहने वाले स्टेनोहेलाइन। ओके, now next is many freshwater animal cannot live long in sea water and vice versa because of osmotic problem। osmotic problem के चलते फ्रेश वाटर के एनिमल को अगर मरीन वाटर में रखा जाए तो वो नहीं जी पाएंगे। सेम चीज़ अगर मरीन फीसेस को फ्रेश वाटर में रखेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ओके,
क्यों ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होना है? आप ऐसे देखो, आप किशमिश को पानी में डालते हो तो किशमिश में बहुत सारी चीनी और जो बाहर आप जिस बर्तन में किशमिश रखे हो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो पानी किधर से किधर जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो कप में पानी ज़्यादा है और आपके किशमिश में पानी कम है, तो पानी किधर से किधर जाएगा? कप से किशमिश के अंदर। ठीक है, तो सेम थिंग हैपन विद द फ्रेश वाटर फिशेज ऑल्सो एंड मरीन फिशेज ऑल्सो। मरीन फिश की बॉडी में नमक बहुत ज़्यादा है और फिर क्या है, पानी बाहर कम है तो पानी जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समुद्री मछली फूलने लग जाएगी, पानी उसके बॉडी के अंदर भरने लग जाएगा और वो मर जाएगी, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज लाइट। लाइट जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेन सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है तो वो क्या है? लाइट है। विदाउट लाइट हम लोग अपनी लाइफ को कंसीडर नहीं कर पाते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, एनर्जी नहीं बनता और कहा जाए तो प्रॉपरली हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत सारे छोटे स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स जो हैं वो फॉरेस्ट में जिंदा रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को इस तरह से काबिल बना लेते हैं कि वो कम से कम सूरज की रोशनी में भी आराम से अपने पूरे छायेदार जगह में भी फोटोसिंथेसिस कर पाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सारे प्लांट जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पे, ताकि उनकी फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट हो सके फ्लोरिंग के लिए। कहने का मतलब है पौधों में कब फूल आएगा, कब फल आएगा, ये फोटो पीरियोडिक पे डिपेंड करता है। फोटो पीरियोडिक मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, है ना। अब बात है, आप बहुत बार सुने होंगे कि हमारा जो खरीफ फसल है उसको हम लोग किस सीज़न में लगाते हैं, रबी फसल को किस सीज़न में लगाते हैं। ऑपोजिट सीज़न में लगाने के बाद फ्लावरिंग क्यों नहीं होती? ऑपोजिट सीज़न में लगाने के बाद फ्रूट्स क्यों नहीं बनते? रीज़न इसके पीछे ये है कि उनका फोटो पीरियड जो है वो डिफ़र कर जाता है। जिन पौधों को कम रोशनी चाहिए होगी उनको अगर बहुत ज़्यादा रोशनी मिलेगी तो वो फ्रूट नहीं बना पाएंगे, और जिन पौधों को ज़्यादा रोशनी चाहिए उनको कम मिल जाएगी, तो दिक्कत है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे एनिमल के लिए भी लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायurnal होते हैं। डायurnal मतलब वैसे एनिमल जो सुबह और रात दोनों समय में जग सकते हैं। एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ फोटो पीरियड एज क्यू ऑफ टाइमिंग ऑफ फोराजिंग। उनको किस समय खाना खाने निकलना है, किस समय बाकी सीजनल वेरिएशंस जो हो रहे हैं वो भी लाइट पे ही डिपेंड करते हैं ना। इवन तो किसी एनिमल का रिप्रोडक्टिव फीचर और माइग्रेटरी एक्टिविटी भी इसी पर डिपेंड करता है। कोई जो चिड़िया है वो सर्दी वाले जगह पे रह रही है, अब उधर गर्मी बढ़ने लग गई, क्यों? लाइट की वजह से, सनरेज की वजह से। तो अब वो कहाँ जाएगी? जिधर ठंड हो रही है उधर चली जाएगी। कहने का मतलब है लाइट किस चीज़ पे, किस चीज़ के लिए एनिमल डिपेंडेंट है? अपने रिप्रोडक्टिव फीचर्स के लिए, इवन अपने माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए, सीजनल वेरिएशन के लिए और अपने बाकी और एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि डीप सी के अंदर रहने वाले जो इन्वायरमेंट्स, सॉरी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कैसे वैसे हार्श इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं। एक्चुअली वहाँ पे भी थर्मल वेंट्स होते हैं जो वहाँ पे सूरज की रोशनी देते हैं, है ना। तो कह रहा है कि here it's given deep below 500 meter in the ocean, sorry, above 500 meter in the ocean, the environment is dark. Its inhabitants are not aware of the existence of celestial source of energy called sun. मतलब जो एकदम डीप थर्मल में है, कहने का मतलब है कि जो बहुत डीप इनसाइड द ओशियन रहते हैं उनको कैसे पता? उनको तो रोशनी मिल ही नहीं रही, तो वो उनको इतना तक खबर नहीं है कि सेलेस्टियल सोर्स जो एनर्जी का है सूरज, वो अवेलेबल भी है, एग्जिस्ट भी करता है। तो उनके पास कहाँ से आती है फिर रेडिएशंस? वो कैसे करते हैं अपना फोटोसिंथेसिस, है ना। तो एक्चुअली में डीप थर्मल्स, जो थर्मल वेन्स जो होते हैं वहाँ से उनको एनर्जी मिलती है। The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color components of visible spectrum. बहुत सारी रोशनी के जो वो हैं आपके स्पेक्ट्रम्स हैं, वो यूवी कंपोनेंट्स के काफ़ी हार्मफुल हैं हमारे लिए। हम लोग अभी बहुत ज़्यादा कैंसर के शिकार हो रहे हैं, उनका रीज़न भी ये यूवी रेज हैं। कहने का मतलब है लाइट गुड है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे लिए, लेकिन थोड़ा हार्मफुल भी है ना। तो कह रहा है कि ये जो यूवी कंपोनेंट स्पेक्ट्रम की जो भी रोशनी है, ये
बहुत दूर तक जाती है, ऑब्वियस सी बात है कि डीप थर्मल्स में भी और समुद्र के अंदर भी जाएगी। ये अवेलेबल होगी मराइन प्लांट्स के लिए जो लीव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियन में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सूरज से ही आने वाली रोशनी है, लेकिन उनका स्पेक्ट्रम जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है, पर वो बेनिफिशियल किन के लिए है, मरीन प्लांट्स के लिए, ठीक है, जो काफ़ी अंदर समुद्र में रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सॉइल की। नेचर एंड प्रॉपर्टी जो सॉइल की है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। कहीं पे हमारे पास दोमट मिट्टी है, कहीं पे हमारे पास काली मिट्टी है ना, बलुई मिट्टी है। तो कहने का मतलब है कि उनकी कैसी प्रॉपर्टी है। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉइल हैं वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसा है, ह्यूमस कितना है, एसिडिटी कितनी है ना। तो ये सारे चीज़ के बेसिस पे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अलग अलग क्लाइमेट पे वो डिपेंड करते हैं, उनका वेदरिंग प्रोसेस पे भी डिपेंड करते हैं। सॉइल की वेदरिंग कैसे होगी, तो सॉइल की वेदरिंग तो हम लोग पढ़े थे, सन ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, वाटर ऑल्सो, इवन दो ह्यूमन बींग सॉरी ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो लाइक प्लांट्स, ठीक है। तो whether soil is transported or sedimentary, how soil development occur। अगर बोला जाए कि आपके जो सॉयल हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सेडिमेंट्री हैं, वो या तो एक जगह से दूसरे जगह हैं या वहीं पे टूट के बने हुए हैं, ये इनका डेवलपमेंट हुआ कैसे है। तो होता क्या है, सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन आता है, वो पौधों पे सॉरी लाइकेन आता है पत्थर पे, और वो केमिकल रिलीज करता है जिससे पत्थर के थोड़े थोड़े से बुरादे बनने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर लाइकेन के खत्म होने के बाद मॉस नाम का एक प्लांट आता है, ये भी एक कैटेगरी है प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे। तो मॉस जो है वो फिर डिवाइड होगा, वहाँ पे खूब सारा फ्लॉरिश होगा, और धीरे धीरे जो हमारा चट्टान है वो और सूख मतलब बुरादा बनना लग जाएगा। देन फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स आएंगे, छोटे छोटे जो दरारें बन रही हैं अब चट्टान के अंदर, उसमें रूट इन्वेड करेगा और फिर उस चट्टान को तोड़ देगा, सॉइल में फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो बोलता है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, then is aggregation, determine the percolation and water holding capacity of the soil। अगर क्वेश्चन पूछे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की कैसी है, कितनी है, कैसे पता चलेगा, तो सॉइल का कंपोजिशन क्या क्या है, उसके ग्रेन की साइज कितनी है, और ग्रेन का एग्रीगेशन कैसा है, इस बेसिस पे पता कर सकते हैं कि वो वाटर को कितने लंबे समय तक होल्ड करेगा, और होल्ड करेगा भी या नहीं करेगा, है ना। So these characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determined करता है extent the vegetation in any area। किसी एरिया में किस तरह के पौधे उगेंगे ये डिपेंड करता है सॉइल पे, सॉइल का पीएच कैसा है, सॉइल में मिनरल्स कितने हैं, है ना। ये सब बातों पे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे प्लांट कैसे लगाए जा सकते हैं। In aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of benthic animal that can thrive there। बेंथिक मतलब वैसे एनिमल जो नीचे डूब के रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे एनिमल में भी, ऐसे एनिमल का इन्वायरमेंट भी हम लोग पता कर सकते हैं किस बेसिस पे, सॉइल के बेसिस पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिस्पॉन्सेज ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, एंड बाकी बहुत सारी कुछ। प्लीज़ आप लोग जो भी अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंसेस है इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कीजिए प्रॉपरली, और बहुत अच्छे तरह से 2-3 बार लगातार पढ़िए। इससे क्या होगा, आपका इस पे कमांड भी बन जाएगा, एंड आप एग्जाम्स में जब देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे, बहुत सारा ऐसा सेंटेंसेस होगा जो एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही होगा, एंड आप केपेबल होगे आंसर कर देने के लिए, है ना। ओके देन, बाय एवरीवन।